यूरिया डाल रहे हैं, एक तय उसी टाइम उड़ रहा है। जितना हम पानी लगा रहे हैं, यूरिया पड़ा है, वो लीच डाउन करेगा, हमारी जमीनों को, धरती को कठोर करता जा रहा है। और उसका मतलब क्या हुआ, जितनी जमीन कठोर होगी नहीं उतनी ज्यादा उसकी प्लोइंग यानी कि बुआई करनी पड़ेगी। जमीन के अंदर जो मूल चीजें हैं वो खत्म होती जाएंगी। मिट्टी के प्रकार होते हैं, जैसे कोई मिट्टी है सख्त है तो उसकी पानी सोखने की क्षमता कम होगी, उसके अंदर एरेशन, हवा का संचरण कम होगा, जड़ कम फैलेगी। वो काम यूरिया कर रहा है। क्यों? कट्टे के ऊपर क्लियर लिख रखा है इसके अंदर 40% नाइट्रोजन है। बाकी दूसरे जो कंपाउंडिंग मटेरियल है ना, वो गंदे वाले प्रोटीन्स होते हैं और नमक भी होता है उसके अंदर। नमक तो आदमी को गला देता है, जमीन को कहाँ छोड़ता है। अगली बात सुन लो, जितनी हम ज्यादा यूरिया डालेंगे वो पौधा उसको सक करेगा, उसके अंदर रस की मात्रा बढ़ेगी आपकी भाषा में, और जितनी रस की मात्रा बढ़ेगी तो सकिंग पेस्ट को आकर्षित करेगा, भी खाओ मेरे अंदर जहर की मात्रा बढ़ेगी। जैसे थ्रिप, सफेद मक्खी, हरातेला जितने भी है ना, वो सारे उसके ऊपर आएंगे। जब भी वो उसके ऊपर आएंगे, आप जैसे कॉटन लगा दी, उसके ऊपर जब भी सफेद मक्खियाँ दूसरी चीजें आएंगी, आप बाजार में भागोगे, वहां से कॉन्फिडर या दूसरी जो पेस्टिसाइड उठा के लाओगे, स्प्रे करोगे तो वो पौधा स्ट्रेस में आएगा। क्यों आएगा स्ट्रेस में? हम यहाँ कोई ऐसी विषैली चीज रखते बीच में तो हम सारे डिस्टर्ब रहेंगे। जबकि वातावरण अच्छा होगा, सुगंधित होगा, पेड़ पौधे, ठंडी हवा चल रही होगी, हम आराम से मस्त रहेंगे। यही पौधे का है। दूसरी चीज जो हम डीएपी डाल रहे हैं, डाई अमोनिया फास्फेट, उसके बैग के ऊपर भी लिख रखा है इसके अंदर फास्फोर 40% है, नाइट्रोजन 18% है। उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी। आप जाके वो खाली बैग पड़ा हो घर में पढ़ना, उसके ऊपर लिख रखे हैं CS 41.5%, WS 39.5%। ये CS क्या होता है? CS का मतलब होता है सिट्रिक सोल्यूबल और WS होता है वाटर सोल्यूबल। यानी कि उसके अंदर जितना भी अवेलेबल कंटेंट है वो पानी में घुलनशील तो है सिर्फ 39.5%। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो सिर्फ 9 किलो 350 ग्राम ही उसके अंदर अवेलेबल फास्फोरस है। और यूनिवर्सिटी के स्टडी के हिसाब से सिर्फ 23% ही उस 9 किलो में से 23% पौधा ले रहा है। हम सुबह 5 बजे लाइन में लग जाते हैं DAP के लिए, जबकि हमें पता नहीं भाई इसका कितना जरूरत है कितनी नहीं है। हमारी जमीनों के अंदर इतना ज्यादा फास्फोरस भरा पड़ा है, यानी कि कंकर के रूप में मान लो आप, ट्राई कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में, वो जो हमने DAP डाला था वो इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि हमें जरूरत नहीं ज्यादा ऊपर से डालने की। अब हमें इतना नाइट्रोजन है, जमीनों के अंदर इतना फास्फोरस पड़ा है, पोटास हमारी जमीनों के अंदर बहुत ज्यादा है, और अब ऊपर से रन लग रहे हैं, फायदे की बजाय हम नुकसान कर रहे हैं। वही काम है, हमारे घर में कोई बीमार है तो उसको हमें बेड के ऊपर रोटी देनी पड़ेगी, खाना वहीं देना पड़ेगा। लेकिन स्वस्थ आदमी है ना, वो अपने आप उठा के खा लेगा अपनी रोटी। हम पौधों को बीमार कर रहे हैं और ऊपर से हम देने लग रहे हैं, फटाफट और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया है, ये और इतना सस्ता है। इसके अंदर 2 मेन बैक्टीरिया है, एक एजेक्टोबैक्टर जो उस हवा की नाइट्रोजन को 24 घंटे जमीन के अंदर मिला रहा है। हमारे घर के अंदर गेहूं रखिए लेकिन आपको रोटी बनानी नहीं आती, आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन हमारे घर के अंदर कुछ नहीं है, हमारी कोई माँ बहन बेटी अच्छी सभ्य बेटी है, वो थोड़ा सा चून ले आएगी, कहीं से आटा ले आएगी, 2 ईंट ऐसे रख कर आपका पेट भर देगी। ये धरती की माँ है, जमीनों के लिए अमृत है। दूसरा तो इसके अंदर ही बैक्टीरिया PSB फॉस्फोसेलुलाइजिंग बैक्टीरिया हमारी जमीनों के अंदर जितना भी अनडिजोल्व अमाउंट में फास्फोरस पड़ा उसको घोड़ने का काम करता है। यूनिवर्सिटी लिख के देती है कि इसको डालने के बाद आप 25% तुरंत कम कर दो, पैदावार घटेगी नहीं बढ़ेगी। मैं नहीं कहता एक दिन में सब कुछ हो जाएगा चमत्कार, लेकिन धरती के अंदर जो मूल सार है ना, जो मूल तत्व है वो कार्बन है। कार्बन जिस दिन खत्म होगा ना 2040 तक हमारी सारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, ये किसी काम की नहीं रहेंगी। आप चाहे इसके अंदर 100 कट्टे यूरिया के डाल लियो, क्योंकि सऊदी अरब बहुत धनी देश है, तेल मिलता है, मिट्टी यहाँ से मंगवाता है या दूसरे देशों से, बहुत मिट्टी है उनके पास, तो पैसा भी है, वो कितना यूरिया पैदा कर लें, नहीं पैदा कर सकते।
गमलों में पौधे उगाने के लिए मिट्टी यहाँ से लाता है, क्योंकि उन फ्यूल एलिमेंट है ही नहीं उसके पास, उस मिट्टी के पास। हमारी इंडिया की सबसे समृद्ध जमीनें हैं, 6 तरह की ऋतुएं हैं, 6 तरह की। कभी बारिश आ गई, कभी मतलब सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी कुछ, कहीं जहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, कहीं दूसरी तरह के हैं, कहीं रेगिस्तान है, एक साइड में समुद्र है। हर तरह की जो वनस्पति यहाँ पैदा हो सकती है। और इस धरती के लगभग 60% देश ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं पैदा होता, बर्फ से ढके रहते हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारी जीन्स को किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं, लेकिन हमने हमारा सिस्टम खराब कर लिया। हमारे यहाँ इंडिया में इतनी डिमांड है, 50 रुपए किलो अभी तैयार है गेहूं लेने के लिए आपकी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई किसान की इनकम को डबल करो। कोई जादू की छड़ी थोड़ी है डबल कर देंगे। सिर्फ 3 तरीके हैं, कोई चौथा तरीका हो तो बता दो। कोई चौथा तरीका नहीं है। पहला तरीका है कि हमारी जितनी कॉस्ट, हमारी जो लागत है वो कम हो। भाई हमारी खेती की 1 एकड़ में यदि 10,000 लागत हो तो 5,000 रुपये होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमने लागत तो कम कर दी, उससे हमारी पैदावार नहीं कम होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो हम पैदा कर रहे हैं उसकी सबसे अच्छी कीमत मिले तो हमारी इनकम डबल नहीं 3 गुना भी हो सकती है। वो सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, इन चीजों से। अभी मैं कह रहा हूं 25% तुरंत कम कर दो आप केमिकल को, उसकी आप कीमत कैलकुलेट कर लो। 1 एकड़ की लगभग 3750 रुपए की आपकी कोरी बचत है। इसको डालने के बाद 10 से 15% आपकी पैदावार बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? एक पौधा है ना, अपने जीवन काल का लगभग 90% भोजन फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, प्रकाश संश्लेषण, हवा से और पानी से बनाता। CHO, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीजें होती है जमीन के अंदर। कार्बन है ना, कार्बन हर चीज के साथ जुड़ता है। कार्बन यदि नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा पौधे का निर्माण होगा, फास्फोरस के साथ जुड़ेगा जड़ बनेगी, यदि पोटास के साथ जुड़ेगा तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। कार्बन सबसे जरूरी है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम हम कार्बन का कर रहे हैं। 0.2 और 0.3 में पहुंच गया। अपनी मिट्टी को चेक करवा लो। जितनी 1% होगा आपका, आपको सिर्फ 10% ही उसके अंदर इनपुट डालना है। अपने आप सारी क्रियाएं, क्योंकि एक इकोलॉजी ऐसी हो जाएगी। ये जितने भी हमारे पेड़ पौधे खड़े हैं इनको कभी किसी ने खाद नहीं दिया। ये देखो कितने फल लग रहे हैं आपके सामने इस पीपल के ऊपर, आप काउंट कर लो। हर पत्ते के साथ में एक फल है। ये कहाँ से आए हैं? उसके साथ में ये चीजें जुड़ी हुई है। जैसे एक फंगस है, वेस्कुलर माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रूट के साथ में पौधा 90% जो अपना भोजन बनाता है उसको 3 भाग में डिवाइड कर देता है। एक भाग इसकी बढ़वार के लिए, एक भाग इसकी फ्रूटिंग वगैरह के लिए, और एक भाग ये जड़ के माध्यम से नीचे छोड़ देता है जमीन में। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने जमीन में इतने ज्यादा रोग, बीमारी, इतनी ज्यादा फंगस पैदा कर ली, जड़ काली हो जाती है, उखेड़ा उगेड़ा सब कुछ। ये जो दूसरी चीजें है ना, ये जड़ से संबंधित बीमारियों के लिए है। जितनी भी आपकी जड़ संबंधित बीमारी है, यदि आपने डाल दिया, अमृत है ये खाद है आपका, और ये जड़ से संबंधित जो बीमारियों के लिए, दोनों चीज। और ये यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है ये। तो मैं कह रहा हूं भाई, जितनी आप ये जहर डाल रहे हो, जितनी आप फंगस डाल रहे हो, जितने भी आप ये चीजें कर रहे हो ना, वो आपको फायदे की बजाय नुकसान कर रहे हैं। ये जो पौधा आपके सामने खड़ा है ना, इसकी जड़ में आज आप कोई भी फंगिसाइड डाल दो, आज इसका फोटो ले लो, और 3 महीने बाद इसका फोटो लोगे ना, आपको क्लियर फर्क नजर आ जाएगा। ये मुरझा जाएगा, इतने इसके ऊपर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो जहर डाला ना, ये वही बात होगी। हमारे यहाँ भी इतने, समझ करो कोई 10 मन बैठे हैं, 2, तो हम ये काम करें, यहाँ एक बम डाल दो और वो सब कुछ खत्म। लेकिन हमने तो सिर्फ 2 आदमियों को अलग करना था ना। हम वही काम पौधों के साथ, हमारी जमीनों के साथ में कर रहे हैं, और नुकसान, पैसा लगने लग रहा है। अब वो जितना जहर डाल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हमारी जो पढ़ाई है वो अलग तरह की है। उसमें ये है कि भाई कोई बीमारी आ गई, वो बता देंगे ये जहर डाल दो और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये काम कर लो, बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि प्रकृति का सिस्टम है हर चीज में। आप देखना, एक सिस्टम होता है, फंगस कब आती है? जिस जमीन के अंदर आपकी सल्फर की जीन रेशियो मेंटेन है, कार्बन और सल्फर ठीक अमाउंट में है,
फंगस ग्रो नहीं करेगी। यदि आपकी ज़मीनों के अंदर कैल्शियम पूरा है तो सकिंग पेस्ट नहीं आएंगे। यदि आपकी ज़मीन के अंदर आयरन है तो आपकी ये सुंडी नहीं आएंगी। जो कुतरने वाले कीड़े होते हैं ना, गुलाबी सुंडी, हरी सुंडी, जितने भी हैं, क्यों? मैं प्रकृति का सिस्टम बताता हूँ आपको। किसी भी चीज को पहचानने के दो तरीके हैं। किसी भी चीज को हम सिर्फ दो तरीकों से पहचान सकते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है। या तो हम आंखों से पहचान सकते हैं और या फिर सूंघ कर पहचान सकते हैं। ये कोई चीज रखी है, मेरे को पता चाय है और ये रंग की है तो मेरे को लग जाएगा। ये कुछ रंग बिरंगी चीज होगी ना तो मेरे को कंफ्यूजन रहेगा, मैं इसको सूंघ के, स्वभाव है, हर आदमी देखा सूंघ के। लेकिन आदमी से और जीव जंतुओं की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। हर चीज को, किसी की नजर तेज होती है, किसी की सूंघने की क्षमता होती है। कुत्ते को आप ना कोई चीज सूंघा दो, अपराधी के कपड़े सूंघा दो, अपराधी तक पहुंच जाएगा। ये जो सुंडी की माँ होती है इल्ली, उसकी सूंघने की क्षमता होती है और वो उसको पत्ते को सूंघती है। इसके अंदर आयरन तो नहीं है। यदि आयरन होगा तो ग्रीन वो उसका पेट फट जाएगा, उसको पचाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। आप गाय भैंस के आगे मीट डाल दो, वो भूखी मर जाएगी, नहीं खाएगी, क्योंकि वो सूंघेगी, उसको ये देखेगी। और कोई नई चीज आप डालोगे ना, नई खड़ भी ला के डालोगे, पहले सूंघती है वो। कई खड़ को नहीं खाती, कई खा जाती है। वो वही चीज आइडेंटिफाई करती है, वे तेरा पेट इसको आराम से हजम कर लिया कि नहीं, वही जीव करते हैं। वो पड़ोसी खेत में अंडे दिया होगी, आप खेत में नहीं देगी, 60% आपका समाधान होगा। अगली बात, कुछ ऐसी फंगस है इस प्रकृति के अंदर, दो चीजें चलती है हमेशा समानांतर। ऊर्जा विज्ञान का सिद्धांत है, दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, मानव है तो दानव है। यहाँ पे दुश्मन है तो मित्र भी है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अपनी जमीनों के अंदर और ऊपर आप मित्र कीटों की संख्या बढ़ा दो, दुश्मन को आने नहीं देंगे। अब जैसे आपकी सुंडी है, सुंडी के लिए एक फंगस होती है वर्टिसिलियम लेकानी, वो आप डाल दो, उसका भोजन ही वो सुंडी है। एक बेवरिया बेसियाना है, वो डाल दो, सकिंग पेस्ट नहीं आएंगे आपके जमीनों के अंदर। और नीचे जितने व्हाइट गर्भ है उसको खा जाएगी, वो आपके दीमक नहीं होने देगी। जब भी दीमक आई, आप समझो खेती को किस चीज की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 2040 तक हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी इसी तरीके से चलते रहे तो। अब कोई भी आदमी कहता है, पूरे देश में एक मुहिम चली हुई है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं यूरिया कम करो, डीएपी कम करो, ये करो, प्राकृतिक खेती करो। किसान नहीं करना चाहता, क्यों? उसके दिमाग में एक चीज है कि यदि मैं प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग करूंगा तो मेरी पैदावार कम हो जाएगी, मेरे को नुकसान हो जाएगा। जबकि उसको पता ही नहीं है कि खेती करनी कैसे है। और मैं दूसरी बात बोलता हूं कि यदि कोई आदमी प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग में अपनी पैदावार को कम कर रहा है तो इसका मतलब उसे उसकी नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जितना भी हम अभी हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिंग जितनी भी अभी तक की है, उसमें सिवाय नुकसान के हमें कुछ नहीं मिला, तो फायदे में कैसे लेके आए। अब मैं सबसे पहली चीज जो आप जमीनों के अंदर डाल रहा हूं उससे शुरुआत करता हूं। सबसे पहली चीज हम जमीनों के अंदर डाल रहे हैं डीएपी। डीएपी डाल रहे हैं ना, और पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, यानी यूरिया की, वो भी हम डाल रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पढ़े लिखे बैठे हैं, कि हमारी हवा के अंदर कितने नाइट्रोजन है? बताओ बताओ बच्चों। छठी से लेके पीएचडी तक यही बात पढ़ाई जाती है। हमारे हवा के अंदर 70 लाख चीज आपको चेप जाता है, क्यों? नॉलेज नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम, वो कुछ भी गोली टेबलेट दे दे, हम ले लेते हैं, क्यों? उसकी नॉलेज नहीं है। यदि हमें नॉलेज हो तो हम कह देंगे सेराडोन तो सिर दर्द के काम आती है, ब्रालगन पेट के काम आती है, ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। और जिस चीज के ऊपर हमारा और हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ ना, उसके प्रति हमने कभी नॉलेज लेने की, ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी जगह गए हैं, हर आदमी अपने बच्चे को कलरक की नौकरी लगवाने के लिए तो किसी के पैरों में अपना जो सिर के ऊपर पगड़ी है ना वो रख देता है, लेकिन कोई भी एक आदमी अपने बेटे को, अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। सब जगह गए हैं, एक आवाज आई खेती घाटे का सौदा है, जबकि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों?
मैं आपको दिखाता हूँ 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ के, और जितने बच्चे करनाल में और खेती कर रहे हैं, आज नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को जहाजों में भर के विदेशों में बेच रहे हैं 20-20 ज़्यादा गुना कीमत में। लेकिन हम क्या है, हमारे किसान अपनी फसल के दामों के लिए रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर भी उसको रेट नहीं मिलते। इसके पीछे कारण क्या है? हम वही रूढ़िवादी विचार हमारे तक क्या हुआ है, क्योंकि अनाज को या हमारे भोजन को किसी लैब में नहीं पैदा कर सकते हो, तो हमारे खेत में पैदा होगा, और हमारे खेत से हर जीव अपना पेट भरता है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे जीव जंतु है, चाहे मानव है, या फिर दूसरे जो प्राणी हैं, या फिर जो धरती के नीचे वाले जीव हैं, जितने माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसमें हमारी चीटी से लेकर हर चीज, उसका बेस हमारा खेत है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि हमारे दिमागों के अंदर एक चीज भरी हुई है कि हम जैसे यूं भर भर के बैग या खाद डालेंगे तो पैदा होती है, ऐसा नहीं है। एक पौधा अपने जीवन काल का लगभग 90% भोजन, सुनो, मैं मेरा व्याख्यान शुरू करने से पहले आपसे एक चीज शेयर करता हूँ। जो भी आदमी पैदा होने के बाद खेती करता है, यानी कि वो देव कार्य कर रहा है, और उसको देवता की संज्ञा दी गई है, किसान को देवता की। उसके पीछे कारण है, लॉजिक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे क्रिया होती है। तो देवता की संज्ञा क्यों दी गई है कि धरती में जितना भी जीवन है, जितने भी जीव हैं, वो हमारे खेत से अपना पेट भरते हैं। जिंदगी